हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर सेकेंड ईयर के लिए संधारित्र के विषय में जो पिछले वीडियो हम लोग अध्ययन किए थे कि किसी संधारित्र के बीच में अगर हम लोग कोई परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं जिसका परावैद्युतांक अगर है और संधारित्र के प्लेटों के बीच में अगर वायु है उस समय अगर धारिता C0 है तो परावैद्युत पदार्थ को भरने से उसकी धारिता बढ़ के हो जाती है K/C0। तो ये स्थिति तब की है जब उस प्लेट के बीच में पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब के लिए ये पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हो प्लेट के बीच में पूरा, तब के लिए ये काम ये फार्मूला यूज किया जाएगा। अब अगर यदि इसमें परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच के पूरे रिक्त स्थान में न भर के कुछ जगह पे भरा गया हो, यानी कि कुछ इसमें हवा वायु भी हो और कुछ स्थान पे इसमें परावैद्युत पदार्थ हो जिसका परावैद्युतांक K हो, तो इस प्रकार से परावैद्युत पदार्थ भरने से संधारित्र की धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसी के विषय में आज लोगों को देखना है। तो समानांतर पर संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पूरा नहीं भरा होगा, यहाँ पे देखिए आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, उस स्थिति में इसका धारिता कितना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को संधारित्र की धारिता निकालने का जो बेसिक थियरी हम लोग की है, थियरी वही चलेगी। अर्थात हम लोग सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर विभव निकालेंगे और विभव प्राप्त होने के बाद ही हम लोग धारिता बता पाएंगे। तो इसमें हम लोग को मानना पड़ेगा कि अगर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 और परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E है तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में E0 होता है और ये कितना होगा तो σ/ε0 होता है। दो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही सूत्र होता है। अब यदि हम इस प्लेट को +Q आवेश दें तो इंडक्शन प्रेरणा से इसके -Q आवेश उत्पन्न होंगे और इस प्लेट X का क्षेत्रफल अगर हम लोग कैपिटल A मान लें तो इस प्लेट के लिए सिग्मा का मान हो जाएगा Q/A, तो E0 का मान हम सीधे भी लिख सकते हैं Q/A × ε। ये हो गया वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जबकि X और Y दो प्लेटें परस्पर d दूरी पर है और इनके मध्य इनके बीच में जो है t मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। तो ये हो गया वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ही अगर हम लोग इस परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो कितना होगा, परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र, इसका मान यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को E बराबर, बस वैसे ही मिलेगा, केवल इसमें हम लोग क्या करते हैं K का इसमें भाग कर लेते हैं। ये हो गया परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र। अब विभव प्रवणता का थियरी यूज करते हैं इसके बाद हम लोग, और हम लोगों के पास विभव प्रवणता के लिए फार्मूला है E बराबर del V या V/D। D दूरी होता है, D दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर होता है। यहाँ से V का मान हम जानते हैं, V इक्वल टू होता है E × D। यहाँ पे दो स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति तो ये है कि प्लेटों के बीच में कुछ स्थान पे वायु है और कुछ स्थानों पे क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। T दूरी में परावैद्युत पदार्थ है, तो वायु की दूरी क्या होगी, प्लेटों के बीच वायु कितना होता है, प्लेटों के बीच वायु की दूरी कितनी होगी, दूरी चाहिए हम लोगों को, और इस दूरी का मान हो जाएगा D - T। इतनी दूरी में वायु, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी D है और इसकी मोटाई T है, तो यह और यह मिला के जो दूरी होगा इसका मान होगा D - T। तो इस प्रकार से हम लोग X Y प्लेट के बीच, X तथा Y प्लेटों के बीच विभवांतर हम निकाल सकते हैं। और ये विभवांतर कितना होगा, तो ये भी जो है दो तरह से निकलेगा। पहले तो निकलेगा वायु विभवांतर और संधारित्र ये परावैद्युत पदार्थ के भीतर विभवांतर, दोनों को
जोड़ना हो, बीजगणितीय योग, क्योंकि विभवांतर एक अदिश राशि होती है और अदिश राशियों का संयोजन अदिश राशियों को आपस में बीजगणितीय नियम से ही हम लोग जोड़ते और घटाते हैं। तो इसके लिए V1 प्लस V2 कर सकते हैं, जहाँ V1 जो है y में विभवांतर है, y में विभवांतर जो है ये E0, y में वैद्युत की तीव्रता, और इसमें गुणा कर देंगे हम लोग d माइनस टी का, और प्लस E मतलब परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा T। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका मान V इक्वल टू E0 का मान यहाँ से रखें तो ये होगा Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और D माइनस टी तो रहेगा इधर, प्लस E का मान हम लोगों के पास है यहाँ पे Q बाई K A एप्सिलॉन नॉट इंटू T। अब इसमें से हम लोगों को कुछ कॉमन मिलेगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों राशियों से हम लोग Q बाई A एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को D माइनस टी, और प्लस यहाँ मिलेगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट T और K बचेगा, तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को T बाई K। ये हो गया प्लेटों के बीच जो है विभवांतर। ये राशि जो है V इक्वल टू, ये जो राशि मिल रहा है ये समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए, और ये विभवांतर मिलने के बाद जो हम लोगों का मूल के लिए धारिता के लिए C इक्वल टू Q बाई V, इस फार्मूले से हम लोग इसके संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए लोग। इतना नोट करने के बाद अब इस संधारित्र की धारिता हम लोगों को इसमें बहुत लंबा काम करना है, इसलिए इसको मिटाना है, बहुत काम है इसमें। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q बाई V, और V का मान समीकरण इसको क्या रखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा C इक्वल टू Q बाई V मतलब ये पूरा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई K। अब इस Q से यह Q कैंसिल होगा, अब कैंसिल होने के बाद यहाँ से हम लोग सीधे C का मान मिल जाएगा C इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देखिए ये जो A एप्सिलॉन नॉट है हर के हर में है, और ये राशि अंश में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी प्लस T बाई K। इसको थोड़ा सावधानी से इसको एक साथ रखिए और इसको अलग कर दीजिए। यह है संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ जो है आंशिक रूप से भरा हुआ। तो आर्टिकल तो बस यही तक है, असली कहानी जो है इसके स्थितियों में है। स्थिति मतलब ये जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया है प्लेटों के बीच में, इसके स्थिति को हम लोग बदल के अलग अलग प्रकार से जो है इसकी अलग अलग प्रकार से धारिता निकालते हैं। जैसे कि आपको हम बताएं स्थिति है, इसमें जो स्पेशल कंडीशंस है इसके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थिति एक, यदि T इक्वल टू D मतलब ये जो परावैद्युत पदार्थ है इस प्लेट के बीच में आंशिक रूप से न भर के जितना स्पेस है पूरे स्पेस में ये परावैद्युत पदार्थ डाल दिया गया, यानी कि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ पूरा भरा हो। उस स्थिति में उस यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो, अर्थात जब परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच में पूरा भरा हो तो C का मान कितना हो जाएगा, तो C का मान हो जाएगा A में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ D अपने जगह पर रहेगा, और T की जगह पे हम D ले लेंगे, और यहाँ D बाई K हो जाएगा। और यहाँ D में से D घटाएंगे तो 0 मिलेगा, 0 प्लस D बाई K यानी D बाई K बचेगा। इसको हल करेंगे हम लोग एप्सिलॉन K बाई D, और ये जो फार्मूला है हम लोगों का जो पिछले वीडियो में निकला था कि किसी संधारित्र का पूरा धारिता कितना होता है तो इतना होता है, ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं। अब यदि प्लेटों के बीच में ये पूरा वैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो ये स्थिति होता है। अब स्थिति 2, यदि इस पूरे स्थान पे परावैद्युत की जगह कोई सुचालक पदार्थ भर गया, सुचालक पदार्थ भर है तो क्या होता है इसके लिए, यदि K बराबर इनफाइनाइट, K बराबर अनंत जो होता है
सुचालक के लिए, सुचालक पदार्थों के लिए परावैद्युतांक का मान जो अनंत होता है। तो इस सूत्र में हम के की जगह पे अनंत रखें अगर, तो इसके जगह पे अनंत रखें टी बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा सी का मान, तो सी का मान हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी। ये सूत्र निकलेगा कब, जब हम लोग टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ की जगह पे सुचालक पदार्थ डाल दें तो उसके लिए निकलेगा। स्थिति 2 हुआ, ऊपर फिर भी क्या आना पड़ेगा और इस सूत्र को तो रखना ही पड़ेगा और इस सूत्र को हम रख रहे हैं। स्थिति 2 तक हम यहाँ हुआ। अब स्थिति 3, स्थिति 3 कि हम लोग इस परावैद्युत पदार्थ जो कि अभी एक ही परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, अब इसका स्थिति बदल रहे हैं। बदल रहे हैं मतलब इसमें हम एक प्रकार का नहीं, इसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास कई प्रकार के परावैद्युत पदार्थ हो, कई प्रकार के परावैद्युत पदार्थ हो, मतलब एक का परावैद्युतांक K1 हो, दूसरे का K2 हो, तीसरे का K3 हो और भी कोई परावैद्युत पदार्थ इनके बीच में भरा हो और साथ ही साथ इनकी मोटाई में T1 हो, इसका T2 हो, इसका T3 हो, तो क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे लोग तो समझ में आएगा कि यहाँ पे जो T1, T2, T3 मोटाइयों की जो परावैद्युत पदार्थ अलग अलग पदार्थ के भरे गए हैं, तो ये राशि कहाँ जाएगा, टी, ये जो सिंगल टी है, टी की जगह ये सब आगे जुड़ जाएंगे, अर्थात तब जो है सी का मान हो जाएगा। तो तीसरा स्थिति होगा कि संधारित्र के प्लेटों के बीच में K1, K2, K3 परावैद्युतांक वाले कई प्रकार के परावैद्युत पदार्थ रखे गए और जिनकी मोटाइयाँ जो है T1, T2, T3 इस तरह से हो, तो इसकी धारिता कितनी होगी। तो धारिता का मान सी का मान जो है ए की जगह पे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल उतना ही मान के चले, तो 2D टी रखें तो टी ही होगा, यहाँ हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, ये हो गया इस राशि के जगह पे और इसके जगह पे क्या आएगा तो प्लस लगा के यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस और भी है तो ऐसे आगे और भी चलता जाएगा। ये स्थिति 4 हुआ कब, जब परावैद्युत पदार्थ अलग अलग प्रकार के हों, अलग अलग मोटाई के हों और इनको हम लोग इन दो प्लेटों के बीच में रखें। अब इसको स्थिति 4 में चलिए, स्थिति 4 में क्या करेंगे, तो स्थिति 4 में हम लोग इस प्लेटों के बीच में पूरा परावैद्युत पदार्थ भरेंगे, लेकिन एक प्रकार का परावैद्युत पदार्थ नहीं भरेंगे, अलग अलग प्रकार के परावैद्युत पदार्थ से दोनों प्लेट के बीच का जो स्पेस हो पूरा का पूरा भर जाए, तो पूरा का पूरा भर जाएगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा हम लोगों के पास D इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब अलग अलग परावैद्युत पदार्थों की जो मोटाइयाँ हैं, इनके मोटाइयों का योग जो प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर हो जाए। तो उस स्थिति में ये राशि जो है ये राशि जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान तो इसके योग के बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा तो बचेगा ये, तो सी का मान कितना होगा, तो सी का मान हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3। अब ऐसे और भी अगर परावैद्युत पदार्थ भरे गए तो उनको वैसे ही और भी आगे ले लेंगे। इस प्रकार से यह परावैद्युत पदार्थ के भरे होने के कारण उसकी अलग अलग प्रकार से धारिताएँ जो है हम लोगों को प्राप्त होंगी और मिलेंगी। यहाँ के हम लोग कुल मिला के यहाँ पे आके यहाँ पे उसके हम लोग ये पूरा स्थिति समझ लिए कि किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच में भरने से उसके धारिता के मान में परिवर्तन होता है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन होता है, क्यों परिवर्तन होता है, इन तीनों बातों को हम लोग स्पष्ट रूप से विचार कर चुके हैं। इसके बाद से हम लोग की आर्टिकल होगी किसी संधारित्र के धारिता का मान हम लोग बहुत नहीं बढ़ा सकते फिजिकल अरेंजमेंट के द्वारा, इसलिए अधिक अगर हम लोगों को आवेश को संचित करना है तो संधारित्रों को आपस में संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में। तो अगला वीडियो जो है संधारित्रों के संयोजन से संबंधित होगा। आज के लिए बस इतना।